क्या आप कोडेड वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करना चाहते हो? क्या आप सोच रहे हो कि वर्डप्रेस पे एसईओ करना तो बहुत आसान है, लेकिन कोडिंग वेबसाइट की एसईओ कैसे करें? गाइस, हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप कोडिंग वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि आप आसानी से वर्डप्रेस की एसईओ करते हो, वैसे ही उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप कोडिंग वेबसाइट की एसईओ भी कर सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एसईओ का जो प्रोसेस होता है हर एक वेबसाइट के लिए सेम होता है। सिर्फ आपको ध्यान देना है उसके मेजर एसईओ फैक्टर्स को, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर वेबसाइट के लिए वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप कैसे एचटीएमएल बेस्ड यानी कि कोड बेस्ड वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे, और उसमें जो है स्कीमा टैग, पेज स्पीड और इंटरनल लिंकिंग, मेटा टैग्स कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ हम जो हैं एक्सपर्ट के बेस्ट अप्रोच क्या होते हैं और वो एक कोड वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं, ये 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो के एंड तक आपको खुद पता चलने वाला है किस तरह से आप एक कोडिंग वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। और अगर आप टिल द एंड रुकते हो इस वीडियो में, तो मैं आपको कोड वेबसाइट की जो एक्सपर्ट यूज़ करते हैं उसका एसईओ चेकलिस्ट दूंगी, जिन्हें आप किसी भी टाइप की प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो एसईओ करने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, आप चाहते हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कोड वेबसाइट के, या फिर आपकी वेबसाइट कोडिंग पे बनी है, तो आप उसको कैसे एसईओ कर सकते हो, ये बहुत ही मेजर, बहुत ही क्रूशियल वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारे चीज़ें बहुत इन डेप्थ समझ में आने वाली है। ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं और हम इसको बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बिगिनर टू एडवांस सीखने वाले हैं। देखो गाइस, जब भी आप जो है कोड वेबसाइट का एसईओ करने जाते हो, तो पहला कंडीशन यही आता है कि आपकी जो कोडिंग वेबसाइट है उसमें जो भी कोड यूज़ किए गया है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लीन होने चाहिए। उसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन होना चाहिए। अगर उसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस यूज़ किया गया है, तो जो अनयूज्ड सीएसएस और जेएस कोड है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा उसका, क्योंकि कोड का एक अलग ही स्पेस तैयार होता है। उससे आपकी जो है वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने कोड को बहुत ही क्लीन क्लियर रखना है, और उसके जो अनयूज्ड कोड है उन्हें आपको हटा देना है, या फिर आप उसको मिनिमाइज कर दो क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सब करते हुए आपको 2 टूल की इस्तेमाल करनी है, जो टूल आपको बताती है कि आपके वेबसाइट में कौन सी टेक्निकल इशू है या फिर कोड में क्या इशू है, उसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जीटी मैट्रिक्स, ये एक टूल है। इस टूल को यूज़ करके आप जो है प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे पास 2 साइट है यहाँ पे, और इनमें से एक साइट को मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसकी जो साइट की लिंक है कॉपी करके, या फिर इसी लिंक को मैं कॉपी करती हूँ, क्योंकि हर एक पेज का अपना जो है पेज स्पीड होता है। आप चाहे पोस्ट लिख रहे हो, पेज बना रहे हो, सबका एक यूआरएल तैयार हो रहा है। उस यूआरएल को ही कॉपी करना, ताकि आपको उसी पेज का जो प्रॉब्लम्स है वो मिले, और जो कोड उसमें अनयूज्ड है या फिर कुछ ऐसे कोड्स है जो जिससे आपकी पेज स्पीड बहुत इम्पैक्ट पड़ रही है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करती हूँ, जो यूआरएल को मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि उसकी जो पेज स्पीड क्या है, क्या प्रॉब्लम से, क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो सब मैं यहाँ से करना चाहती हूँ। इसको एक्सेप्ट कर दो, वो चला जाएगा, और ये पूरा एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करके वो पूरा रिपोर्ट यहाँ पर दे देगा। तो ये जीटी मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह एक गूगल का पेज स्पीड आता है, पेज स्पीड इनसाइट। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे पेज स्पीड इनसाइट, ये भी बहुत अच्छा टूल है क्योंकि गूगल का ही है। हम तो रैंकिंग के लिए गूगल पे ही ट्राई करते हैं, तो आप अगर गूगल का भी करते हो तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर आप उस यूआरएल को पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर देना। तो जस्ट ये 1-2 मिनट लेगा और आपको पूरा रिपोर्ट बनाकर यहाँ पे दे देगा। तो ये बहुत जल्दी काम कर दिया यहाँ पे गूगल पे। मोबाइल पे क्या इश्यूज़ हैं वो आपको पता चल जाएंगी, अभी ये जस्ट हो रहा है। और डेस्कटॉप पे क्या इश्यूज़ है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। दोनों के लिए आपको पता चलेगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही चुका है, आप देखोगे, और रिपोर्ट आ भी चुका है, देखो। तो यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स का ग्रेड सी आया है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है। परफॉर्मेंस 70% है, स्ट्रक्चर 81%, एलसीपी
टीबीटी, सीएलएस ये पूरा है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से आप इनके सारे इस मेज़रमेंट को कैसे समझ सकते हो और इसको रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। उसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आप वर्डप्रेस पे किया करते थे। अगर आप कोडिंग वेबसाइट के लिए कर रहे हो वो भी सेम ही है, ठीक है? क्योंकि आपको वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन सारे जो जो भी रिपोर्ट्स मिले हैं, इन रिपोर्ट्स को आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। आपको लॉगिन करके यहाँ पे आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको पूरा परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर्ड, वर्ड फॉर वीडियो सब कुछ यहाँ पे सब समझ में आने लगता है। लेकिन गूगल पेज इनसाइट पे आपको यहाँ पे कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाता है। तो मोबाइल पे इसकी स्पीड बहुत ही पुअर है। आप देख भी सकते हो कोड वेब वाइटल असेसमेंट्स फेल्ड हो गया है। जहाँ पे इश्यूज़ क्या आ रही है, परफॉर्मेंस का इशू है, मतलब लोड होने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। एक्सेसिबिलिटी ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस एंड एसईओ अच्छा है, बट टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, जो बहुत एक यूज़र को इरिटेट कर सकती है। तो आपको इसको रिज़ॉल्व करना है। रिज़ॉल्व करने के लिए आपको सारा यहाँ प्रॉब्लम्स कैसे फिक्स करना है, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है? हर एक यहाँ पे जो लाइनिंग लिखी है वो सब आपको बता रहा है। क्लिक करते हुए आप उस लाइन पे चले जाओगे। देखो ये इमेज बहुत बड़ी इमेज है, जिन्हें लोड होने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है? ये भी एक इमेज है, यहाँ पे भी इसको जीएस कोड है ये पूरा। इस जीएस कोड को मिनिफाई करना पड़ेगा, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड, इस पेज की स्पीड कम हो जाए और आपकी जो है इम्प्रूव हो जाए और आपकी पेज अच्छे से स्मूथली लोड हो जाए, यूज़र को प्रॉब्लम ना हो मोबाइल पर। डेस्कटॉप पे तो बहुत बढ़िया है। तो ये पूरा इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह इसको सॉल्व करना है। डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे भी आपको यही सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जिन्हें आपको एक तरह से, आप जब भी पेज स्पीड की बात करते हो तो यहाँ पे आपको अपने कंटेंट का वीडियो अगर डाला, वीडियो, इमेज है तो इमेज, उसका सारा इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। अब इमेज में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उन्हें भी कवर करना होता है। सो वो सब हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना है, इसके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, ताकि आप इन्हें सॉल्व करके अपने पेज की स्पीड को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है? तो ये सब आपको करना होगा। 2 टूल्स का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है? अपना लिंक जो भी पेज का वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद गाइज़ दूसरा नंबर, यहाँ पे जब आप ये पूरा डिफ़ाइन कर लेते हो, पता चल जाता है प्रॉब्लम्स कहाँ है वेबसाइट में और वेबसाइट की स्पीड भी इम्प्रूव हो जा रही है, उसका अपने पेज में जो है ना मेटा टैग डालना होता है। ये मेटा टैग क्या होता है? गाइज़ हर एक पेज का अपना एक टाइटल होता है और एक डिस्क्रिप्शन होता है, जो आपको गूगल पे भी शो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट एसईओ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, ऐसा कुछ मैंने सर्च किया। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे कि ये टाइटल आ रही है, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। वैसे तो जो एपियर होता है सर्च यहाँ पे वो सभी मेटा ही होते हैं। ये मेटा यूआरएल होता है, जो आपको ये यूआरएल दिख रहा है। ये मेटा टाइटल होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत ही मेजर है, इसे बहुत लोग नहीं समझते हैं और समझते भी हैं तो वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे ही ध्यान देना है। जैसे आप देखो, ये एक मेटा टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया और ये आपका हो गया मेटा यूआरएल। तो मेटा यूआरएल में आपका जो कैरेक्टर होना चाहिए, जो यूआरएल बना रहे हो, यूआरएल ऐसा नहीं होना चाहिए पेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 56, ऐसा नहीं। आपका जो पोस्ट का नाम है, पोस्ट का जो टाइटल आपने दिया है, वही टाइटल, यानी कि कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। कीवर्ड भी आपका कितना रेंज का होना चाहिए? वो होना चाहिए 55 टू 60 कैरेक्टर का। ठीक है? 55 टू 60 कैरेक्टर का आपका कीवर्ड होना चाहिए। वो कीवर्ड आपके यूआरएल में भी प्लेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कीवर्ड कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। आपको यूआरएल में प्रीपोजिशन नहीं रखना है, प्रीपोजिशन को हटा देना, रिमूव करना है। कीवर्ड रखना है जो वर्ड लोग सर्च कर रहे हैं अपने यूआरएल में। ठीक है? उसको बोलते हैं मेटा यूआरएल। मेटा यूआरएल में रखना है। देन मेटा टाइटल, मेटा टाइटल में आपको अपना कीवर्ड प्लेस करना है। मेटा टाइटल कितना करेक्टर होना चाहिए? करेक्टर होना चाहिए 55 टू 60 कैरेक्टर का होना चाहिए। तीसरा स्टेप जहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, जिसमें आपको 150 टू 160 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ठीक है? यहाँ पे आप देखो, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई और ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है। एक और टूल आता है जिस टूल से आप मेज़र कर सकते हो कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन कितना रेंज का होगा और उस हिसाब से आप जो है अपना इम्प्रूवमेंट टाइटल और डिस्क्रिप्शन का कर लोगे और यूआरएल का भी कर लोगे। यहाँ पे मेटा टैग चेकर पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको टू द वेब
बेस्ट वेबसाइट है, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। तो आप यहाँ पे आओगे और अपना यूआरएल यहाँ पर इंटर पेज यूआरएल डालोगे। तो यहाँ से मैं अगर चेक करना चाहूँ तो मैं अपना पेज का यूआरएल, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर अपने पेज का यूआरएल डाल दोगे तो वो समझ करके वो आपको यहाँ पर दे देगा टैबलेट डेस्कटॉप रिजल्ट और मोबाइल रिजल्ट। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है और वो यहाँ पे चला भी आता है डिस्क्रिप्शन और आपका यहाँ पे पेज टाइटल। और नीचे आओगे तो ये सब पीडीएफ वगैरह तो ये सब इतना काम का नहीं है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पेज टाइटल बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये एक तरह से होता है आपका ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम आप यहाँ से हटा दोगे तो जो है देखो 522 पिक्सल का हो गया, यानी कि वही है 55 टू 60 कैरेक्टर का। और इसका जो लेंथ है ये सही है, ये 150 टू 160 कैरेक्टर के अंदर ही है। तो ये ग्रीन मार्क दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नाम भी रख सकते हो। बट मोस्टली आपको यही ध्यान देना है कि आपकी जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो रेंज में रहे। ठीक है, जो मैंने मेरा टाइटल बताया कितना कैरेक्टर का था, 55 टू 60 कैरेक्टर। ठीक है, और ये से भी टू द वेब टूल का यूज़ करोगे तो आप ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज कर लोगे। ठीक है, और यूआरएल को भी वैसे ही करना है। ये हो गया। और ये भी ध्यान देना है, आपकी जो टाइटल होगी, जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हो, कीवर्ड आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने अब पहले भी अपने एसईओ के 6 घंटे के कोर्स में कीवर्ड रिसर्च बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। आपको कीवर्ड रिसर्च जो एक तरह से इन डेप्थ वीडियो है रिसर्च के ऊपर और एसईओ करने के ऊपर। बेसिकली मैंने जो प्रैक्टिकल चीज़ बताई है, वर्डप्रेस बताई है, बट ऑल फैक्टर्स रिलेट टू कोड वेबसाइट टू। ठीक है, कोड वेबसाइट के लिए सेम ही वर्क करता है। तो अगर आपका कीवर्ड जो है इंफॉर्मेशनल है कि वो नेविगेशनल है या ट्रांजेक्शनल है, ये आपको डिफाइन कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होते हैं, मतलब कीवर्ड का इंटेंट क्या है, नेविगेशनल है, ट्रांजेक्शनल है या फिर इंफॉर्मेशनल है। उसी हिसाब से आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे होना चाहिए। अदरवाइज आप मिसमैच कर दोगे तो बहुत गलतियाँ होंगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कराई हुई है, तो वीडियो अगर ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो गाइस, जब भी आपके पेज बनती है, उस पेज में जो टाइटल बनता है वो H1 टैग होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हो, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इनका सोर्स कोड में जाती हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा व्यू पेज सोर्स। तो आप ऐसे एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने से पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो मेटा नेम दिया हुआ है ना, टॉप 18 मोस्ट इफेक्टिव, ये पूरा ये नाम दिया गया है। तो आपको भी कोड में ऐसे ही डेवलपर को बोलना है कि ये आपको ऐड करना है मेटा टाइटल, और यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया और ये रहा मेटा टाइटल। तो इस तरह से आपको अपने कोड में प्लेस कर देना है जब पेज बनेगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है, मेटा वाला काम हो गया, मेटा टैग का क्लियर हो चुका है, यूआरएल भी क्लियर हो चुका है और टाइटल डिस्क्रिप्शन भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमारी जो H1 टैग, तो देखो एक पेज में H1 टैग एक ही बार आता है, H1 टैग एक ही बार आता है। उसके बाद जो है H2 मल्टीपल टाइम, H3 मल्टीपल टाइम, H4 मल्टीपल टाइम आता है। लेकिन उसको यूज़ करने का एक हायरार्की जो होता है बहुत अच्छे से प्लेस करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास 5 टॉपिक हैं, किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर लिखने का आपके पास 5 ऐसे टॉपिक बनने हैं। अब 5 टॉपिक के अंदर भी कुछ आपके सब पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप S3 में कर दोगे। लाइक 5 पॉइंट्स जो होंगे वो S2 में होंगे। पहला पॉइंट जो आपने बनाया टॉपिक 1, उस टॉपिक के अंदर आपके सब पॉइंट्स हैं जिन्हें आप S3 में करोगे, जिससे आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और रीडर को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे यूजर्स टैग जो आप दे रहे हो ना, H1 टैग वगैरह जो हेडिंग बना रहे हो, उसको लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और उसको ही याद रखते हैं। ठीक है, वो इफेक्टिव होता है। तो अगर आप चेक करना चाहोगे इस वेबसाइट, कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लो, ठीक है, कोडिंग वेबसाइट होनी चाहिए। चेक करने के लिए अगर आप कभी भी वेबसाइट के सोर्स कोड पे आते हो, तो आपको पता लगाना है कि वो कोड वेबसाइट है या फिर डब्ल्यू लाइक वर्डप्रेस का वेबसाइट। कैसे चेक करना होता है, आप यहाँ कंट्रोल F करो और यहाँ पे आपको सर्च करना है WP एडमिन। अगर ये सर्च करने के बाद मिल जाता है तो आप समझ जाना, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, 0 0 दिख रहा है। अगर ऐसा मिलता है तो आप समझ जाना कि वो वर्डप्रेस से बना हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस भी लिख सकते हो या WP एडमिन में लिखोगे तो समझ जाना कि वो वर्डप्रेस से बना हुआ है। अगर प्लगइन थीम ऐसा कुछ सर्च करते हो तो भी मिल जाता है।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कोडेड वेबसाइट पूरी है। तो यहाँ पे हम H1 सर्च करते हैं, यहाँ पे हम लोग H1 सर्च करते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा टैग बनाते हो, H1 का टैग ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपको लेस देन का साइन H1 फिर ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, ठीक है। तो आप देखोगे आपको यहाँ पर एक बार इंटर कर दो या फिर जस्ट ऐसे करो तो आपको मिल जाएगा, ये रहा। तो H1 टैग कितनी बार आया है? 1, देखो 1 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आओगे तो ये रहा H1 टैग पूरा, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे H1 टैग एक बार यूज़ करना है। और दूसरा बात कि आपको यहाँ पे H2 मल्टीपल टाइम, H3 टैग मल्टीपल टाइम। अब देखो H1 जो होता है, हेडिंग का टैग जो होता है वो 6 टाइप का होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है H1 एक बार, जो टाइटल में यूज़ होता है। H2 जो है मल्टीपल टाइम यूज़ होता है आपके पॉइंट्स को, आपके टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और जो उसके सब टॉपिक्स होते हैं H3 में और H4 में मैक्सिमम आते हैं। H5 और 6 बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये तीसरा पार्ट H1 टैग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने अभी 3 मेजर फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 4, अब यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करना है। आपने देखा ही था कि यहाँ पे इमेज की जो साइज़ है बड़ी है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इमेज का जो साइज़ रिड्यूस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो टाइनी पीएनजी, बहुत अच्छा टूल है। मैं मोस्टली इसी को यूज़ करती हूँ, टाइनी पीएनजी, ठीक है। ये आपके इमेज को ना ही सिर्फ रिड्यूस करता है और वेब में भी कन्वर्ट करता है। कभी भी अगर आप अपनी वेबसाइट में इमेज डाल रहे हो, वो हमेशा जो है वेब में होना चाहिए। गूगल खुद बोलता है कि आप जो है अपनी इमेज को AVIF या फिर वेब में करो। AVIF कहीं-कहीं थोड़ा जो है प्रॉब्लम करता है, कहीं-कहीं नहीं भी शो होता है, बट वेब सब जगह के लिए कंपैटिबल है, तो वेब ही करना। तो जैसे कि हम एक इमेज यहाँ पे लेते हैं, कोई भी इमेज, मैं प्रैक्टिकली दिखा भी देती हूँ। तो एक इमेज लिया हमने और इसे हमें वेब में कन्वर्ट भी करना है। तो ये एक्टिवेट कर दोगे और यहाँ से वेब पे सेलेक्ट कर लेना। तो ये इमेज अभी JPG में है और ये वेब पे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो इसकी साइज़ कितनी थी, 106 KB। साइज़ कितनी हो गई वेब पे में, 36 KB। पहले तो रिड्यूस उन्होंने किया 60%, 16% जो 19 KB हुआ इसकी साइज़ JPG में ही। लेकिन जब वेब पे में करो तो इसकी लाइक 3 गुना कम हो जाती है साइज़, बट क्वालिटी सेम होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने इमेज को वेब में ही यूज़ करना है अपने वेबसाइट पे। कभी भी आप JPG में कर रहे हो, उसका लोड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और वो फ्रेंडली नहीं होता है, एसईओ फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता। तो आपको वेब में ही रखना है अपने इमेजेस को, ठीक है। तो मेजर आपने समझ लिया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको अपने इमेज को रिड्यूस करना है और इमेज की जो एक्सटेंशन है वो वेब में होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कि आपको अपनी इमेज में ऑल टैग यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप वेबसाइट के सोर्स कोड पे आते हो और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ऑल टैग, तो आपको ऑल टैग दिखेगा भी। देखो यहाँ ये एक इमेज है, अगर क्लिक करोगे तो नया आपको दिखेगा टैब में एक इमेज और इस इमेज में ऑल टैग यूज़ किया गया है। देखो ऑल टैग, ये डेवलपर बहुत बढ़िया समझते हैं, जो वेब डेवलपर जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है वो बहुत ही अच्छे समझते हैं। बस आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताओगे वो तुरंत समझ जाएंगे और उन्हें क्या डालना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक एसईओ इमेज रिलेटेड इमेज है, तो यहाँ पे ऑल टैग भी एसईओ टेक्निक्स लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये पूरी जो यहाँ पे कीवर्ड है वो एसईओ रिलेटेड ही है, एसईओ टेक्निक्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी अब आओगे तो यहाँ पे भी href एक तरह से लिंक किया गया है किसी दूसरे पोस्ट से, ठीक है। और भी अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे भी देखो ऑल टैग एसईओ टेक्निक्स लिखा गया, तो ऑलमोस्ट कीवर्ड ही यहाँ पुट किया गया हर एक इमेज में, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। 4th स्टेप भी, 5 स्टेप देखो गाइस, आपको क्या करना है, कभी भी जब आपकी पेज बन रही है उस पेज में आपको स्कीमा टैग भी यूज़ करना है। स्कीमा एक ऐसा फीचर है, गूगल को पता चलता है एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि आपके पेज में जो FAQ यूज़ किए गए हैं, आपके पेज में रेटिंग्स यूज़ की गई हैं, रिव्यूज़ ऐड किया गया है, वो चीज़ें पता करता है। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ सर्च भी करते हो, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो मैंने यहाँ पे सर्च किया लास्ट टाइम,
यहाँ पे सर्च किया था ये वाला, तो आप देखोगे यहाँ पे ये रिव्यूज़ दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? स्कीमा की वजह से दिख रहा है। स्कीमा में ये रिव्यूज़ डाला गया है, ठीक है? कुछ एफएक्यू भी दिखते हैं किसी के नीचे, वो डाले जाते हैं। स्कीमा अगर आप यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा फीचर जो आपके पेज में उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो आपको ऐसे सर्च इंजन पे समझ दिखता है, ठीक है? सर्च इंजन पे यहाँ पे शो होता है। और ये कुछ ऐसे यहाँ पे लिंक्स हैं, ये लिंक्स भी शो होते हैं, अगर आपने स्कीमा में डाला हुआ है। ये भी कुछ ये सारे स्कीमा में डाले हुए थे, जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपकी भी ऐसे ही शो हो सकती है। स्कीमा कैसे बनता है, आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो पहले अपने पेज का यूआरएल डाल करके, और जनरेट करना भी मैं सिखाती हूँ कैसे आप जनरेट कर सकते हो। पहले तो आप यहाँ रिच रिजल्ट टेस्ट पे आओगे, गूगल का ही ये टूल है, जिससे आप टेस्ट करोगे कि आपका ये पेज जो है सपोर्ट कर रहा है। रिच रिजल्ट्स मतलब कैसे एक तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा। तो आपको ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो इस आर्टिकल्स में से देखोगे यहाँ पे एफएक्यूज यूज़ किया गया है, जो वैलिड है एंड क्रॉल्ड भी हो चुका है और रैंक भी कर रहा है। लेकिन आपको अगर स्कीमा या ये रिजल्ट्स आप देख सकते हो, मतलब आपको रिजल्ट्स होगा कि किस तरह से स्कीमा शो हो रहा है और स्कीमा में मोस्ट एक फीचर्स क्या आ रहा है, मतलब एफएक्यू यहाँ पे आ रहा है। अब स्कीमा कैसे जनरेट किया जाता है, आप यहाँ पे स्कीमा लिखोगे, स्कीमा जनरेटर टूल, ठीक है? ऐसा कुछ लिखोगे आप, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बहुत सारे टूल्स आते हैं, स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो आप जस्ट क्लिक करोगे। क्लिक करके आपको अपने पेज का जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने होते हैं, जिससे ये पूरा रिजल्ट्स तैयार कर देता है। यहाँ पे लिखा है विच schema.org मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, ब्रेड क्रम्ब का आर्टिकल, वैसे हम लोग आर्टिकल के लिए कर रहे हैं, इवेंट वगैरह तो नहीं है, हमारा एफएक्यू पेज भी नहीं है। आप यहाँ पे देख लेना कि आपके लिए कौन-सा अच्छा लग रहा है। स्कीमा बेसिकली आप देख भी रहे हो हमारी आर्टिकल्स के लिए होती है। आप अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ बाय ए ब्लैक शूज़, ए कैंपस, ऐसे लिख दो कैंपस शूज़, ठीक है? ऐसा कुछ मैंने लिखा। तो आपको यहाँ पे देखो ये सब जो दिख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे स्कीमा है, ये प्रोडक्ट की स्कीमा है। नीचे आओगे, ये सारे प्रोडक्ट की स्कीमा है। नीचे आओगे, ये सारे प्रोडक्ट की स्कीमा है, ये प्रोडक्ट की स्कीमा है, ये भी, ये सब प्रोडक्ट की स्कीमा है। कैसे जनरेट किया गया है? इस टूल की हेल्प से। पहले तो आपको यहाँ पे बता देना है कि आप जो स्कीमा बनाने जा रहे हो वो कौन से कैटेगरी के लिए है। वीडियो है, वेबसाइट है, रेसिपी है, प्रोडक्ट है, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बिजनेस है, जॉब पोस्टिंग है। जॉब्स के लिए भी दिखता है, आप जॉब का देखना चाहोगे तो यहाँ पे लिखो वर्डप्रेस डेवलपर जॉब्स, ऐसे लिख दो जॉब्स। तो यहाँ पे कुछ जॉब्स के भी स्कीमा आते हैं, ये देखो, ये सारे जॉब्स के स्कीमा है, ठीक है? जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे जॉब्स के स्कीमा है। तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आर्टिकल्स, अब ब्रेड क्रम्ब एफएक्यू, अगर एफएक्यू के लिए कर रहे हो तो एफएक्यू के पेज में दिखता है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स ही करो। आर्टिकल्स करने का सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होंगे। तो टाइप हमारा यहाँ पे आर्टिकल्स, अगर न्यूज़ है तो न्यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना यूआरएल देना है, जैसे कि ये वाली सपोज़ करो हमारी यूआरएल है, ठीक है? कुछ ये मैंने यूआरएल यहाँ से लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? पूरा यूआरएल देना पड़ेगा, पूरा यूआरएल देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? पूरा यूआरएल दे देना है। हेडलाइन, हेडलाइन क्या रखना चाहते हो अपने उस पोस्ट का, तो यहाँ पे आप हेडलाइन यहाँ पे ले लो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, हेडलाइन हो गया। यहाँ पे ऐसे दिया भी हुआ है कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स का है। इमेज यूआरएल, कौन सा इमेज दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं इमेज का यूआरएल ले लेती हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दो इमेज का, ठीक है? उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल। इमेज अपलोड भी कर सकते हो, अगर आप यूआरएल नहीं दे पा रहे तो इमेज अपलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है। तो मैं यहाँ से कोई एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ, ठीक है? आपको मैंने बता दिया किस तरह से डिस्क्रिप्शन वगैरह तैयार करना है, मैं अभी बस यहाँ पे बनाना आपको बता रही हूँ कैसे स्कीमा बनाते हैं। ऑथर टाइप, ऑथर टाइप क्या है, पर्सन है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, आप नाम वगैरह डाल सकते हो, और ऑथर का एक प्रोफाइल लिंक्डइन का या कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप कर सकते हो, करने से बहुत अच्छा रहता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है? और पब्लिशर का भी यहाँ पे पब्लिशर लोगो एंड पब्लिशर का नाम, लाइक आप अपने ये जो है 310 क्रिएटिव, आप लिख दोगे पब्लिशर 310 क्रिएटिव, और यहाँ पे आप जो है
लोगो यूआरएल डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस लोगो को कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इमेज का है ना, इमेज ये रहा, इमेज पे जाइए तो वेबसाइट का हो गया। ठीक है, डेट पब्लिश्ड, और ये कौन सी डेट पे पब्लिश हुई है वो आप डाल देना। तो यहाँ पे कोई भी डेट देना पड़ेगा, वैसे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। डेट मॉडिफाइड, ये पूरा दोनों आप दे सकते हो, ठीक है। वैसे ये डेट मुझे पता नहीं, आप देख लेना कि आपको डेट कौन से डेट पे अपनी इस पोस्ट को पब्लिश किया है और मॉडिफाई किस डेट पे किया है, ऐसा आप कर सकते हो। करने के बाद आपको ये कोड मिलेगा, ये कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको जहाँ पे जीएस का स्टार्ट होता है कोडिंग, लाइक वहाँ पे डेवलपर को बोलना है ये स्क्रिप्ट वाला टैग आपको पेश करना है। अब ये टैग जो आपको जनरेट हुई है इसी को कॉपी करना है, कॉपी करके आपको डेवलपर को दे देना है। डेवलपर उसे पेस्ट कर देगा, उसको पता है कि स्क्रिप्ट वाली यानी कि जीएस वाली फाइल कहाँ देनी है, उस पेज में जिस पेज में ये सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए एसईओ कर रहे हो, है ना। हर एक पेज का एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है। तो हम जो है इसी पेज का कर रहे हैं। ये मैं पूरा जो टेक्निक बता रही हूँ पूरे एक्सपर्टीज वाली दिखा रही हूँ। सो ये जो मैं टेक्निक बता रही हूँ ना, ये पूरी एक्सपर्ट की टेक्निक है। एक्सपर्ट जो कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं मैं वो सब आपको बता रही हूँ। तो आप इसी तरह काम करोगे, जनरेट करके डेवलपर को दोगे, डेवलपर ये कोड को पेस्ट कर देगा पेज पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है स्कीमा जनरेट करवा करके डेवलपर को दे सकते हो, और आपका जो है पेज कुछ इस तरह का टैग बना सकता है। ठीक है, स्कीमा हमारे, सो हमारा स्कीमा क्लियर हो चुका है, अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब 6 जो स्टेप्स है वो इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? वो लिंक जो आप अपने पेज पर यूज़ करते हो, और वो जो लिंक होगी उस पे क्लिक करके जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे दूसरे कंटेंट को रीड करता है। जैसे कि अगर आप नीचे आओगे, कोई भी पेज को आप ओपन करना, क्योंकि प्रैक्टिकली देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप भी अपने से भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इंटरनल लिंकिंग है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे जाओगे। मैं इसको ओपन न्यू टैब कर देता ताकि इस पे ना ओपन हो। तो देखो ये हाउ स्पॉट पे जा रहा है, ये एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया। ये आपके वेबसाइट से बाहर जा रहा है, यानी कि ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। तो आप जो है एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग दोनों के पे काम करोगे। वैसे लिंक जो आपके उस पोस्ट से रिलेट करता है, वही इंफॉर्मेशन आपको उससे एडवांस इंफॉर्मेशन, उससे मिलता जुलता इंफॉर्मेशन आप दूसरे वेबसाइट से भी ले सकते हो। ये होता है एक्सटर्नल लिंकिंग, जो आप बाहर जा रहे हो अपनी अपनी वेबसाइट से बाहर। कैसे समझ रहे हैं हम लोग? ये यूआरएल को देख करके। यूआरएल कौन सा था? 310creative.com। हम कहाँ गए? hubspot blog.hotspot.com, मतलब हम दूसरी वेबसाइट पे चले आए हैं। तो ये एक्सटर्नल हो गया। अब इस पे क्लिक करते हैं बैकलिंक्स पे। ये कहाँ लेकर आता है? ये नीड माय लिंक पर लेकर आ रहा है, ये भी एक्सटर्नल लिंकिंग हुई। तो एक्सटर्नल लिंकिंग यूज़ करोगे, बट टॉपिक भी देखो कौन सी टॉपिक पे ये की गई है। यहाँ पे हमने एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात की है, तो आप यहाँ पे भी देखो, ये सारे लिंक बिल्डिंग एंड सोल्यूशन, ऑल इन सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ट्रैफिक और वेबसाइट मतलब रिलेटेड है, पूरा एसईओ का यहाँ पर रिलेटेबल लिंक्स ऐड किया गया है जो यूज़र को दूसरे कंटेंट पे लेके जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में इंटरनल लिंकिंग में दिखा रही हूँ, इंटरनल लिंकिंग ये भी कहीं इसका यूज़ भी हुआ होगा, या हम वैसे सोर्स कोड का भी यूज़ करके हम लगा सकते हैं पता कि इंटरनल लिंकिंग कहाँ है। तो ये तो एनालिटिक्स के बारे में दिया गया है। सोर्स कोड पे आते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ये रहा जो एसईओ पे यहाँ पे किया गया है इंटरनल लिंकिंग। देखो यहाँ पे ब्लॉग टैग एसईओ यहाँ पे किया गया है, और जस्ट बिफोर ये इमेज के पहले किया गया है। ये जो इमेज है इसके बाद कहीं किया गया होगा, यहाँ पे किया गया है, ये रहा। ये जो है अगर क्लिक करोगे तो इसी वेबसाइट पे आप आओगे। ये देखो, ये पूरा एसईओ का पूरा यहाँ पर जो है आर्टिकल्स लिखा गया है, जिस आर्टिकल्स में आपको ये आर्टिकल्स दिख रहा था। ठीक है, तो ये इंटरनल लिंकिंग हुई, यहाँ पे ये इंटरनल लिंकिंग हो गई है। और भी बहुत सारे लिंक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारी लिंक लगी हुई हैं। तो इन लिंकिंग को आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर वे में लिंकिंग को यूज़ करना है, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी लिंक ब्रोकन ना होना चाहिए, और 3 क्लिक्स में यूज़र दूसरे पेज पे पहुंच जाए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अगर रिस्पॉन्स यूज़र को नहीं मिला तो आपका रैंकिंग
खराब हो जाएगा, आपका एसईओ का परफॉर्मेंस जो वो भी खराब हो जाएगा और गूगल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि यूज़र की ही जो एक्टिविटीज़ है उसको मेज़र करता है गूगल और उसी तरह आपके पेज को रैंक करवाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखो, कोई भी वेबसाइट जब तक कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तब तक आपका ट्रैफिक इंक्रीज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छे से कर लेते हो, देन आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है और हाई होगी, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो आपको गूगल भी आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करेगा और आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ करेगा। तो देखो, आपको यहाँ पर पेज स्पीड अच्छी करनी, मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन करना है। इसके लिए आप जो है पेज स्पीड इनसाइट का यूज़ तो कर ही रहे हो और जो भी इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हो, राइट? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी होस्टिंग भी मैटर करती है। आपको होस्टिंग जो है क्लाउड यूज़ करना है, जो आपको सीडीएन प्रोवाइड करती है। यानी कि आपका यूज़र अगर अमेरिका में है और आपका जो वेबसाइट है, जो होस्ट है वेबसाइट वो इंडिया में है, तो अगर आपने सीडीएन नहीं यूज़ किया, तो अमेरिका में बैठा हुआ यूज़र कभी भी आपके इंडिया के जो इंडिया के सर्वर पे आपकी वेबसाइट होस्ट है, वो वहाँ बैठ कर के आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप सीडीएन यूज़ कर रहे हो यानी कि क्लाउड होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, तो वो हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को दूसरे यूज़र को एक्सेस करवाने में। अगर बंदा बैठा हुआ है अमेरिका में या फिर यूके में या फिर दुबई में, तो वो वहाँ के सर्वर की हेल्प से यानी कि सीडीएन की हेल्प से आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा, आपके कंटेंट को, आपकी इमेज को, वीडियोज़ को, लिंक्स को, सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से वो सब कुछ देख सकता है। लेकिन अगर वहीं आप सीडीएन नहीं यूज़ करते हो, तो आपकी वेबसाइट उसे शो नहीं होगी। सिर्फ़ वहीं शो होगी जहाँ पे आपका सर्वर है, यानी कि इंडिया का सर्वर है, आपने कोई ऐसा लोएस्ट वाला जो है प्रीमियम लेवल का कोई होस्टिंग यूज़ किया है, तो वही शो होगा जहाँ का आपका होस्टिंग है, सर्वर जहाँ पे वहीं पे। अगर इंडिया में आपने होस्टिंग ली है, इंडिया में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, तो वहीं शो होगा। अगर सीडीएन नहीं है तो, अगर सीडीएन है, तो ग्लोबली आपका वेबसाइट एक्सेस होने वाला है और लोग ग्लोबली आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा, आपका बिज़नेस भी इंक्रीज़ होगा। तो आपको क्लियर हो गया आपको सीडीएन यूज़ करना है। अब ये सीडीएन क्या है, मैंने इन डेप्थ एक वीडियो बनाई है सीडीएन के ऊपर, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सीडीएन कैसे काम करता है आपकी वेबसाइट के लिए। और साथ ही साथ आपको मोबाइल पे जो डिज़ाइन बन रही है, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी कि डेस्कटॉप पे जो यूज़र देख रहे हैं, उसका डिज़ाइन अलग होता है और मोबाइल पे जो यूज़र देखते हैं, उसका डिज़ाइन अलग होता है। अलग यानी कि इमेजेस एक्यूरेट दिखनी चाहिए, मोबाइल के जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स, बटन्स सब उसके अकॉर्डिंग दिखनी चाहिए एक मोबाइल फॉर्मेट के, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। यानी कि डेस्कटॉप पे थोड़ा बिगर दिखता है और मोबाइल पे थोड़ा छोटा दिखता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें डेवलपर का काम है, डेवलपर को बोलना है कि आप इसे रिस्पॉन्सिव बनाइए, रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसके लिए आप यूज़ करोगे पेज स्पीड इनसाइट या फिर जीटी मैट्रिक्स। ये दोनों टूल आपको बहुत हेल्प करेगा पेज स्पीड को इंक्रीज़ करने में और आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइज़ेशन करने में। सो गाइस, हमने इस वीडियो में बात किया कैसे आप जो है मेटा टैग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। दूसरा हमने बात की कैसे आप हेडलाइन को स्ट्रक्चर कर सकते हो, अपनी इमेज की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे कर सकते हो। एंड फोर्थ हमने ये बात किया कैसे आप अपने कोड को क्लीन एंड क्लियर रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एंड फिफ्थ हमने ये बात की कैसे आप स्कीमा टैग जनरेट करते हो। सिक्स्थ, आप अपने पेज को कैसे फास्ट कर सकते हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव कैसे, मोबाइल का रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाएगा। सेवेंथ, जहाँ पे आप अपनी इमेज को ऑल टैग यूज़ करोगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो यानी कि ऑल टैग यूज़ कर रहे हो। एंड लास्ट जो है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। सो ये हमने सारी बात की है। अगर गाइज आपको इसके ऊपर कंप्लीट चेकलिस्ट चाहिए, एसईओ की चेकलिस्ट चाहिए, जो एक्सपर्ट जो बेस्ट अप्रोच के लिए ये चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी कोडिंग वेबसाइट हो या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट हो, हर एक वेबसाइट के लिए सेम चेकलिस्ट होता है। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में चेकलिस्ट पीडीएफ लिखना, मैं आपको कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट पीडीएफ आपके कमेंट में डाल दूंगी, जिसके जिसे आप फॉलो करके अपनी
एसईओ की जर्नी को बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक कर सकते हो। गाइज़, अगर आप एसईओ को अपना एज़ अ करियर बना रहे हो, मोनेटाइज़ करना चाहते हो इस स्किल को, देन ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और वो चेकलिस्ट भी जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो भी बहुत आपको हेल्प करने वाली है। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी और आपके हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स दूँगी। जैसा कि आप देखते हो कि मेरे कमेंट्स के रिप्लाई आते हैं, और बहुत जल्द ही मैं हर एक क्यूएनए को लाइव आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, लाइव स्ट्रीम में, ताकि आप मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहो और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप बेफिक्र होकर पूछो। और हाँ गाइज़, आप मेरे चैनल को भी जस्ट ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करोगे, वहाँ पे भी मैं डे टू डेली वीडियोज़ डालती रहती हूँ, और वहाँ पे भी हमारा क्यूएनए चलता भी रहता है। ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया होगा, आप ज्वाइन कर लेना। और एक और बात, अगर आप ये सारे चेकलिस्ट को एक ही टूल से करना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, देन आपके लिए एक टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, जो आपको ऑल एस ऑन पेज एसईओ का जितना सारा फैक्टर्स है, वो एक ही झटके में खत्म कर देगा। उसका नाम है स्क्रीमी फ्रॉग। स्क्रीमी फ्रॉग की हेल्प से आप ऑन पेज एसईओ बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। एक ऐसा टूल जो आपको हर एक प्रॉब्लम को स्टेप्स में बता देता है कि आप ये स्टेप करो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, शो कर देता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है, आप इस तरह से जाओ और इसको रिजॉल्व करो। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिल जाता है उस टूल की हेल्प से, स्क्रीमी फ्रॉग। ठीक है? उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है? फ्री आई थिंक 7 डेज़ ट्रायल होता है, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो आपके लिए कैसा अच्छा काम कर रहा है। देन उसका आप जो है अपग्रेड प्लान ले सकते हो। गाइस, ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताना, और ये भी आप बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो एसईओ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, चाहे वो एसईओ को एज़ अ करियर बनाना चाहते हो, जॉब या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करना। और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑफ पेज एसईओ के लिए आने वाला है, जो बेसिकली कोडिंग वेबसाइट के लिए होने वाला है। यस गाइस, तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। आपको मेरे नए-नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।